आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। आप देख रहे हैं हक की बात वसीम गोरी के साथ। मैं हूं आपका मेजबान वसीम गोरी विल्सन टीवी पर। आज हमारे साथ ऑनलाइन है पाकिस्तान की, पंजाब की और लाहौर की उभरती हुई सियासत में जानी मानी शख्सियत असलम परवेज सोतरा साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए जी, आप खैरियत से हैं? हम सब खैरियत से हैं। बिल्कुल शुक्र है। सबसे पहले तो आप काफी टाइम जेल में रहे, उस पर भी बात होगी। मैं आपको जेल से वापस घर आने पे आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस वक्त अपनी फैमिली में हैं। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक जी। मुबारक। असलम साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि आप जेल किस सिलसिले में गए थे, और वो जो सारा माजरा था बम ब्लास्ट के बाद जो रोड पे प्रोटेस्ट हुआ और आई थिंक 42 लोगों के नाम FIR में आए। नाजरीन आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि वो सारा माजरा क्या था। देखें जी, मैं एक अदना सियासी कारकुन हूँ। जहां पर कोई अकलियतों के साथ या पसमानदा किसी भी तबके के साथ कोई जुल्म जबर होगा, वहां पर उस मामले की मजम्मत करना हर शहरी का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई कि जिन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट अरेंज किया या प्रोटेस्ट किया, उन लोगों में से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल असलम साहब, हमें अपने जराये से पता चला यहाँ पे वही मायूसी सियासत पसंद और नापसंद की थी, जिसकी बिना पे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट में थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं, मुझे सुनने में आया है कि जब आपने एक प्लेटफॉर्म के नीचे आवाज उठाई इस चीज के लिए, तो आपको कई जो हाई लेवल के प्रोफाइल सूबाई लेवल के वजीर थे उनकी तरफ से धमकियां भी आना शुरू हुई। इसमें कितनी हकीकत है? देखें जी, जब मुझे पहले इन्फॉर्म किया गया था कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मैंने और फिर मुझे मुल्क छोड़ने के लिए बड़ी दफा कहा गया, लेकिन मैंने एक ही बात हमेशा उन्हें याद दिलाई कि कारकुन जो है वो अपनी कौम को मुसीबत में, मुश्किल में छोड़कर नहीं जाते। ना उस यानी उस मर्डर से जो सड़क पर हुआ, ना मसीहा मिल्लत पार्टी का, ना उसके किसी कारकुन का, और ना बतौर उसके चेयरमैन मेरा कोई नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि उस दौरान, इस जो सारा वाकया हुआ, इस दौरान आपको धमकियां भी मिली कुछ मिनिस्टर्स हजरात की तरफ से? आप खुल के बात करें। जी, मैं बिल्कुल खुल के बात करने के लिए का आदी हूं हमेशा। यही तो, इसीलिए तो मैं 5 साल जेल काट आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जेल में गया हूं और मेरी यानी 6 माह बाद मेरी सुप्रीम कोर्ट ने बेल ले ली इस बना पर कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और चूंकि फोरेंसिक लैब जो एजेंसी है, एशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है यहाँ फोरेंसिक लैब की, उन्होंने ये तस्दीक कर दिया कि मैं मौका पर मौजूद नहीं हूँ, और उसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बेल ले ली। और जब मुझे मेरी बेल ले ली तो उस वक्त एक मिनिस्टर साहब के घर में मीटिंग थी, वहां पर से मुझे मैसेज कन्वे किया गया कि वो जो आपकी बेल होनी थी उनकी हो गई, अब जो आइंदा दूसरे मुकदमा में है वो बेल नहीं होगी। क्योंकि जब मुझे ये कौन से मिनिस्टर थे? ये कौन से मिनिस्टर थे? मैं देखिए,
सर जमहूरियत है हर एक को बोलने का राइट से। अभी पीटीआई की गवर्नमेंट तब्दीली आ चुकी है। ये देखे वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त मुस्लिम लीग का जो मिनिस्टर था वो मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ। उनके जो काम जो वो बुरे करते हैं या जमहूरियत के खिलाफ करते हैं या कम्युनिटी के खिलाफ करते हैं, उन पर जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पाकिस्तान मसीह मिल्लत पार्टी को, हम उस पर उसकी मजम्मत करते हैं। तो अगर इसको कोई दुश्मनी तक ले आए तो वो उसका अपना बिल्कुल बिल्कुल वो ज़्यादतियात पे नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल मैं समझता हूं। लेकिन असलम परवेज साहब, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों में कई इमाम बारगाह, कई मसाजिद, कई मार्केटों पे खुदकश धमाके हुए हैं, लेकिन किसी भी मस्जिद या किसी भी इमाम बारगाह ने प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट आपका आईनी हक है, तो क्या चर्च में प्रोटेस्ट करने से आप क्या मैसेज देना चाहते थे कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या पाकिस्तान में अक़लियती महफूज नहीं है? जी, एक्चुअली बात यह है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत से टीवी चैनल ने मुझसे ये सवाल किए जो आज आप कर रहे हैं कि ये जो है ये कैसे वाक़या पेश आया, तो वहां पर खुलेआम मैंने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। और जब अखबारात में छप चुका था कि हमारे चर्चों पर बम ब्लास्ट होने वाला है, चर्चों की सिक्योरिटी की जरूरत है, तो इन्होंने जो है वो खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए। तो इसी बेस को, इसी मामले पर उस वक्त के जो DIG ऑपरेशन थे, मेरे बड़े जानने वाले थे, बड़ा मेरा यानी हमेशा मेरी अच्छा एहतराम का रिश्ता था आपको उनके साथ। लेकिन वो भी जब मैंने सच्चाई की बात कह दी वो भी नाराज हो गए। फिर सारी फोर्स जो है इस पर तैयार थी कि किसी तरीका से इस जुबान को बंद किया जाए, क्योंकि मैं जिस इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया उस वक्त मैं इस्लामाबाद में तमाम मज़ाहब के लोगों को साथ मिलाकर जो वो नेशनल प्रेस क्लब है उसके सामने 25 मार्च को 4 बजे हमने कैंडल रोशन करनी थी। तो वहां पर एक यानी मैसेज देना था कि यहाँ पर जुल्म जबर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीह है वो हम अमन और सलामती की बात करते हैं, हम दो राय नहीं है, हम आमनी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा असलम परवेज साहब, आप मुझे ये बताएं आपकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई और इनमें आपकी रिहाई में किन लोगों की तगोदो थी? इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जी असलम परवेज साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आपकी रिहाई कैसे हुई और किन लोगों ने तगोदो की आपकी रिहाई में, प्लीज। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी तफसील से बात करने वाली है, क्योंकि ये जो सुलह हुई है जिससे 40 लोग जो है वो उनको आजादी मिली है, वो बरी हुए हैं, और बाकी 40 लोग जो है जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे थे तोड़ फोड़ के, उनको भी रिहाई मिली है। ये सब कुछ, इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान मसीह मिल्लत पार्टी के कारकुनों को जाता है, जिन्होंने 5 साल तक इस बात को यानी जदोजहद करके मुमकिन बनाया कि मुद्दई मुकदमा से मैंने जेल में बैठकर उससे गुफ्तगू की, हर तारीख पर उससे मुलाकात करता था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक मैंने सुलह अरेंज करके, जब तक मैंने कहा नहीं कि भाई जाएं, जाकर उसे मिले, उससे बैठकर जैसे रवायती बातें करनी है वो करें, वो सुलहनामा जो है वो सुलह करने के लिए तैयार है। इसमें बहुत बड़ा कम टू द पॉइंट, आपका कहने का मकसद यह है कि जब
हमारी आप लोगों की उनके साथ सुलह तय पाई, जिन्होंने एफआईआर की थी, उसके बाद ही आपकी जमानत मुमकिन हुई? नहीं, ऐसा हुआ है कि जब जेल में बैठकर मैंने सुलह का रास्ता हमवार किया, सुलह को फाइनल किया, उसके बाद मैं बेहद मशहूर हूँ एजाज आलम साहब का कि वो बाहर जहां जहां मैंने उन्हें भेजा है, जो जो रिक्वेस्ट की है, वो वहां पर मसीहा मिल्लत पार्टी के लोगों को साथ लेकर वहां गए हैं और बाहर जो जो काम करने वाला था उन्होंने बड़ी दयानतदारी से किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जी असलम परवेज साहब, आपने जैसे कि एजाज आलम साहब का नाम लिया जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पे आप अवाम को बताएं कि ज्यादा किन लोगों ने आपके साथ राब्ते किए या तगोदो की, क्योंकि यहाँ पे जोसेफ और फ्रांसिस बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं कि जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, और बहुत सारी एनजीओ जिनका कहना यह है कि आप लोग की रिहाई के पीछे उनका हाथ है। तो प्लीज आप हमारे नाज़रीन को क्लियर करें ये बात। मैं ये बताना चाहता हूं तमाम अपने सुनने वाले मेहरबानों को कि एजाज आलम ने बतौर मिनिस्टर अपना पूरा काम किया है, और उससे पहले पीटर गिल साहब, शहजाद इलाही साहब मेरे पास जाते रहे हैं, शलीला रूथ जाती रही है, लेकिन जो सुलह का मामला है उसमें पीटर गिल के बाद अगर कोई पूरा काम किया है तो वो एजाज आलम के जरिया से हुआ है। जो जिस तरह से मैंने मुद्दई मुकदमा को मना लिया, इसमें मेरे वकील के और मेरे अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं उसको यानी राजी करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं उन वकला का, अपनी टीम का, जिन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया और मुद्दई मुकदमा को मनाने में मेरे साथ उन्होंने बड़ा तामन किया है, बड़ा वक्त दिया। और मैं समझता हूं कि ये जोसेफ फ्रांस साहब की आप बात कर रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, अब बीमार हैं, मैं उन्हें माफ कर चुका हूं। हम 29 जनवरी को रहा हुए हैं, उन्होंने कोई 20 दिन पहले जब सारे पैसे दिए जा चुके थे, एक ऐसी वीडियो जारी की जिसमें उसने कहा कि अनवर फजल जिसका नाम लिया जा रहा है, असलम परवेज सोत्रा जिसका नाम लिया जा रहा है, कि वो असलम सोत्रा ने सुलह करवा दी है और अनवर फजल ने उसमें कोई रकम जो है वो अदा की है। ये सब कुछ झूठ है। ये सारे लोग तो यानी वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि हम फैसला सुनना चाहते हैं और जिन लोगों को सजा होगी उनके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये अल्फाज उस वीडियो में है, आप जरूर उसे सुने और लोगों को भी सुनाए, क्योंकि देखें, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में 302 जहां पर होती है, लड़ाई झगड़ा फौजदारी जहां पर होती है, सुलह के जी बिल्कुल असलम परवेज साहब, वो मैं आपकी बात बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, वो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे शॉर्ट पॉइंट लेना चाहता हूं। आप ये मुझे बताएं कि जब आप जेल में थे, आपसे कौन कौन से मसीही रहनुमा जो कि सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली से जिनका ताल्लुक हो वो मिलने आए, सिर्फ उनके नाम बताएं मुझे। मुझे शहजाद इलाही साहब एक्स एमपी है, वो मिलने के लिए आते रहे हैं। शलीला रूथ मेरी छोटी बहन है, वो मिलने के लिए आती हैं। तारिक गिल साहब थे, वो मिलने के लिए आए हैं। वो ये ताहिर खलील ये जिद करके मुझे मिल के गया, क्योंकि इसके दूसरे जो आए थे अपना मिनिस्टर साहब, इसके सेंट्रल मिनिस्टर जो फेडरल थे उस वक्त, कामरान माइकल साहब, लेकिन चूंकि वो मेरे मोहतरम है, इसलिए मैंने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। सुप्रीडेंट साहब और डिप्टी सुप्रीडेंट ने बड़ा जोर दिया, तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे कि मेरे साथ मुलाकात करें, लेकिन हम कारकुन लोग हैं, अदने से लोग हैं। सर, कामरान माइकल साहब से आपकी ना मिलने की वजूहात क्या थी? वो सारी कौम जानती है, मैं उसे बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पहले दिन ही जोसेफ फ्रांसिस साहब को, कामरान माइकल और उन सब लोगों को जिन पर कौम को शक्को शुबहात हैं कि इन्होंने मुझ समेत बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करवाने में अपना रोल अदा किया, इसलिए मैं समझता हूं कि फिर मेरी उनसे बड़ी वो तकद्दस का रिश्ता भी है कामरान साहब से। मैं तो कभी उनके बारे में कभी कोई
नेगेटिव बात नहीं करता। अगर उनकी सोच, उनके ख्यालात मेरे बारे में कोई बुरे हों तो मैं तो खुदा से दुआ कर सकता हूँ कि खुदा अजीम उन्हें भी हिकमत दे, दनाई दे और वो भी अपने इरादों को तर्क करें, क्योंकि हम सब ने मिलकर, जमहूरियत है ना, हम सब बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे ये बताएं असलम साहब, आप के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं जेल इंतजामिया का आपके साथ रवैया कैसा था? जेल में रवैया जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे, चूंकि मैं बीमार था, इस काबिल नहीं था कि मुझे इस मुकदमा में डाला जा सके। एक एक्सीडेंट के बायस मेरे 3 मोरे जो है वो फ्रैक्चर हो चुके थे और मेरा नीचे लेटना जमीन पर बड़ा मुश्किल था। उन्होंने जाते बेड दिया, जहां पर मैं बंद था वहीं पर दूसरे भाइयों को भी बंद रखा। हमें खुले आम इबादत की बड़ी जो है वो मौका मिलता रहा। तकरीबन 2100 से ज्यादा बार मुझे खुदा का कलाम वहां सुनाने का मौका दिया। हमारी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छे इक़दाम थे। मुझे फिर एम्बुलेंस पे वो लाते, एम्बुलेंस पे लेकर जाते थे, यानी कोर्ट। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त कुछ वक्त ऐसा आ गया कि जो ही बाहर वाले लोगों को, मेरे अपने लोगों को पता चला कि मेरे पास वहां पर बेड है, बीमारी की हालत में मेरा चेकअप, दूसरी चीजें, फिर वो बेड निकाल लिया गया था। बल्कि इसके अलावा उन्होंने जो मेहरबानी की, तकरीबन पूरा टफ टाइम दिया उन्होंने जेल में मुझे। ना तो किसी वहां पर किसी ने कोई ऐसा हमें यानी मुश्किल में डाला, लेकिन अपने लोग ही वहां पर मुश्किलात खड़ी करते रहे हैं। लेकिन असलम परवेज साहब, बिल्कुल ये तो सारा वो वाकया था जो आप पे गुजरी और आप जेल में रहे, जेल की रिहाई कैसे हुई, किन साथियों ने आपकी मदद की और किन वजूहात की बिना पे आप जेल में गए, आप पे इल्जाम लगे। आप मुझे ये बताएं, आप चेयरमैन हैं PMMP के, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के। हमें तो इलेक्शन लड़ने का राइट ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त मिनॉरिटी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकती, तो आप लोग पार्टियां बनाई जा रही हैं, किसके लिए? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उस वक्त मैं बल्दिया में यहाँ पर मेंबर था बल्दिया का, तो जनरल काउंसलर थे उस वक्त मुझे। जी, जनरल काउंसलर नहीं, मैं इसमें मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन में काउंसलर था। ओके। जनरल काउंसलर का तो यानी 2 महीने का मिलाकर हमारा हल्का होता है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त मियां अजहर साहब की तरफ से मुझे मैसेज भिजवाया गया था कि मैं अपने हम ख्याल जो काउंसलर हैं सबको एग्री करूं और हम काफ लीग में आ जाएं, मियां अजहर साहब से मिलें और मुझे वो वहां लगा देंगे वाइस चेयरमैन मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल या कुछ दीगर। लेकिन देखें, मैंने वहां पर खड़े होकर दिखाया कि ये जो सिस्टम लेकर आए, नंबर 1 तो जो जमहूरियत पर वहां पर हमला हुआ, हमने उसकी मजम्मत की। बिल्कुल उसके बाद जब इन्होंने हमारा जुदागाना तरीका इंतखाब जो है, जो वोट के जरिए आइन के मुताबिक हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते थे, इन्होंने छीन लिया। तो मैंने किसी पार्टी में, मुस्लिम पार्टी में जाने की बजाय या उसके साथ अलहाद करने की बजाय या गवर्नमेंट में कोई सीट लेने की बजाय ये पसंद किया कि मुझे कौम की आवाज बनना चाहिए और मुझे जुदागाना तरीका इंतखाब की बहाली के लिए जदोजहद करनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन असलम परवेज साहब सॉरी, माजरत के साथ, जब तक आप असेंबली के मेंबर या नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं बनेंगे, आप अपनी कौम की सही तरह से नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे और उनकी आवाज भी अवानों में नहीं उठा सकेंगे। तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि मैंने कोई पोर्टफोलियो लेने के बजाय, कोई MNA MPA बनने के अलावा मैंने अपनी पार्टी को तरजीह दी, लेकिन इस तरजीह देने से कौम का भला तो नहीं हो सकता। आप ना MNA ना MPA, अगर आपके पास कोई डेलीगेशन आता है कि हमारी गली बना दें, तो आप उनको फंड कहाँ से देंगे? सॉरी असद साहब, यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जी असलम परवेज साहब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी थी। जी मेरा ब्रेक से जाने से पहले सवाल आपसे ये था कि आपने, बिल्कुल ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमसे वोट का हक छीन लिया गया, लेकिन आप मसीही कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बगैर एमएनए, बगैर एमपीए बने आप अपनी कौम की आवाज ईवान में कैसे उठाएंगे? आपको कोई ना कोई तो रास्ता इख्तियार करना जी पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर अब बहुत से लोग अक्सरियत में इस बात को मान चुके हैं कि मौजूदा सिस्टम जो है सिलेक्शन का, वो अकलियतों की सियासत को मुल्क से खत्म करने के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। इसलिए तमाम लोग जो हमारे साथ अतफाक नहीं करते थे, अब अतफाक कर चुके हैं। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि बहुत जल्द अब असली नुमाइंदगी वोट के जरिए जो है वो असेंबलियों में जाएगी। अगर खुदा की जात के लिए मंजूर हुआ, अगर खुदा की मर्जी हुई, तो यकीनन आने वाला इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक हम अपने अकलियती नुमाइंदे जो है अपने वोट के जरिए खुफिया राय शुमारी के जरिए लेकिन सर कैसे होगा? इसके लिए दोबारा से लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। और जो आपके नुमाइंदगान बैठे हैं, देखें जी, इस वक्त ताहिर खलील सिंधु साहब चौथी दफा एमपी आ रहे हैं, कामरान माइकल, जैसे कि रमेश लाल, ये सब 3-3, 4-4 दफा, आसिया नासिर 3 दफा एमएनए रही हैं। ये अगर लेजिस्लेशन करवाना होता तो इनके पास बड़ा सुनहरी मौका था, लेकिन वो क्यों करवाएं? उनके तो मजे लगे हुए हैं, वो फ्री में एमएनए एमपी आ जाते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैंने जो तहरीक शुरू की थी, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा मुझे जेल भेजने का जो काम उन्हीं लोगों ने किया जिनके जो ये समझते थे कि ये सिलेक्शन की बात करके हमारे खिलाफ बात करता है। अब आए ना राइट पे आप, अब आए आप। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं कि अब कौम के कारकुन जो है, कौमों के कारकुन जो है, लोग जो है, ममार जो है, उन्हें थकना नहीं, उन्हें बेदल नहीं होना। हम हर हाल में जो जुदागाना तरीका इंतखाब है उसे बहाल करवाएंगे। कराची से खैबर तक लोग बेजार हो चुके हैं मौजूदा सिस्टम से। अब मैं भी इस बात को कबूल कर लूं तो अगले 50 साल में भी ये सिस्टम जो है वो खत्म नहीं होगा। मुझे एमपीए एमएलए बनने से कोई गरज नहीं, मुझे गरज इससे है कि हमने कौम की हकीकी नुमाइंदगी जो है वो उसे वापस दिलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से वो आपको आपके मकसद में कामयाब करे। अब देखे जैसे सिंध से रमेश लाल 4 दफा वो एमएनए मुंतखब, मतलब के सेलेक्ट होके आते रहे, तो उन्होंने आज तक कौम के लिए कुछ भी नहीं किया। 18 साल उनकी एक सर्विस पूरी होने को आ रही है। इसी तरह और बहुत सारे नाम है। तो आप इसके लिए क्या समझते हैं कि आपको एक मुल्क गिर हड़ताल पे जाना पड़ेगा? जी क्यों नहीं, हम हर हाल में पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जो है इस जदोजहद को पूरे मुल्क में, बल्कि हम जितने ओवरसीयर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो खुदारा जो है इस मसले की तरफ ध्यान दें। जब तक हम यकजा होकर आइन के मुताबिक अपने नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजने में कामयाब ना हुए, ये गलियां सड़कें जो है ये बनती और टूटती रहती हैं। इससे कौमों की तकदीर नहीं बदलती। कौमों की तकदीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट के जरिए तब्दील हो सकती है। तो जब वोट के जरिए मुझे अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का हक ही नहीं, तो मेरी तकदीर कौन बदलेगा? अच्छा जी, असलम परवेज साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्टली है, आपकी जो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी है, ये मसीही कौम के लिए ऐसी क्या स्पेशल चीज होगी, ऐसी क्या एक तब्दीली लेके आएगी कि लोग मुतासिर होके आपकी तरफ राग़ब हो जाएं? देखिए जी, मैंने बीमारी और मुश्किलात के बावजूद 5 साल जेल
काटी है इस बात पर, एक नुक्ते पर, कि वो जो तहरीक हमने शुरू की है कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। हम खुफिया राय शुमारी के जरिए मुसलमान भाइयों की तरह आज अपने मसीह नुमाइंदे जो है उनका इंतखाब चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कौम अब समझ चुकी है और इसमें जो चर्चेज हैं मैं उनका बहुत मशहूर हूं हैरिस का, कि अब उनकी सोच भी इस जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि सिलेक्शन ने हमें कुछ नहीं दिया। यहां पर अब मैं, क्योंकि गैर जमहूरी बात होगी कि मैं कहूं कि लत्तू पत्तू खैरा जो है, जो मैं कहता हूं कि जो अपने हल्के से जनरल काउंसिलर हार गए वो लोग जो है, यानी 3-3 बार मिनिस्टर बने हैं, सेनेटर बने हैं, वो जो है MLA बने हैं, कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा जुल्म है। बिल्कुल बिल्कुल असलम साहब, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप ये बताएं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इस वक्त जो मौजूदा असम्बलियां हैं, हमारे जितने भी मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक अक़लियत से है, आप उनसे कितना खुश हैं, उनकी कारकर्दगी से कितने देखिए जी, मैं समझता हूं कि खुश तो वो होता है ना, उससे हुआ जाता है जो कोई आपको कुछ देगा। अब वो काम को कौम को कुछ डिलीवर ही नहीं कर सकते, और वो डिलीवर इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो खुद यानी उन्हें जो है वो गिफ्ट दिया गया है कि ले भाई, आप इतनी देर तक आप तारीफ देख लें कि बहुत से ऐसे लोग जो है, कोई बाप के यानी तलकात की वजह से MPA बना, कोई किसी का बहुत अदारे में नजदीकी ऑफिसर था, उसने पकड़कर उसे MLA बना दिया। यानी मैं एक आपको वाकया बताना चाहता हूं कि शादीपुरा लाहौर में है, वहां पर एक नाज़िम ने मुझे, उम्मीदवार था नाज़िम का, उसने मुझे फोन किया कि मुझे एक अक़लियत का नुमाइंदा चाहिए, नाम चाहिए। मैंने कहा भाई हम तो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और हमारे कारकुन जो है वो आपके अलावा किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं भाजी, तुसी मेरे नाल मेंबर रहे हो, लिहाजा आप मुझे नाम जरूर दें। तीसरे चौथे दिन बाद उसने मुझे फोन किया कि आप रहने दें, मेरे घर में जो एक माँ जी काम करते हैं, उनका एक बेटा यूहन्नाबाद में रहता था। नहीं, ये बिल्कुल मैं से एग्री करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे 1-2 MLA MP ऐसे ही आए कि फलाने का बच्चा फलाने के घर में काम करता था, उसको उठा के MLA बना दिया। बस ये हमारी कह ले बदकिस्मती है। मैं जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि हमारे जितने भी मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली आते हैं, वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद बाहर के मुमालिक में रुख कर जाते हैं। आप इस बात को कितना सीरियस लेते हैं? अगर आप कहेंगे, मैं पूरी नामों की लिस्ट पड़ी हुई है, अमानुएल जफर, सलीम खुर्शीद, अकरम मसीह गिल, परवेज रफीक, जे सालक, सब बाहर चले गए। मैं एक आपको दलील देता हूं बेहतरीन, आप लोगों को टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। जी सुनिए, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि अपना माल जमीन पर जमा ना करो। एग्जैक्टली, ताकि आसमान पर तुम्हें क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। जहां तेरा माल होगा वहां तेरा ध्यान लगा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान में क्यों रहे, जहां उनका माल है वो वहीं पर है। वो माल उनकी औलाद, बच्चे, और जहां उनके बैंक बैलेंस है उन्हें वहीं रहना चाहिए। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, असलम परवेज साहब के साथ गुफ्तगू का बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है। ये थे असलम परवेज सोतरा, पाकिस्तान मसीही मिल्लत पार्टी के चेयरमैन। यूहन्नाबाद का जो इंसिडेंट हुआ उसमें ये बेगुनाह थे, लेकिन 5 साल इन्होंने जेल गुजारी। उसके पीछे किन लोगों का हाल था, किन लोगों का हाथ था, और ये किस बिना पर जेल पे गए, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे।
लेकिन आज खुदा उनका फजल है, ये अपनी फैमिली में और हमारे सामने हैं। और ये पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन है, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान और सूबा पंजाब में जिसकी एक साख है। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह के लीडरान मसीही कौम को मिले और ये मसीही कौम की मुश्किलात को इसी तरीके से हल करे। नाजरीन, वक्त पूरा होता जा रहा है, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।